मैं अर्पणा राजपूत संस्कार सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन राजनांदगांव से आज आप लोगों को यहाँ B.Ed फोर्थ सेम से भाषा प्रवणता से भाषा रूपांतरण के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। जैसा कि हम सब देख सकते हैं भाषा रूपांतरण। तो भाषा रूपांतरण में आप लोग जानते ही हैं, रूपांतरण मतलब किसी भी चीज को परिवर्तित करना। तो उसी प्रकार से सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति मातृभाषा में ही सोचता एवं बोलता है। हिंदी में सोचे एवं बोले गए वाक्यों का संस्कृत में कैसे अनुवाद करें, यह संस्कृत के विद्यार्थियों को आना ही चाहिए, तभी वह संस्कृत में दक्षता प्राप्त कर सकता है। अगर हमको किसी भी वाक्य को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना है या उसका रूपांतरण करना है या उसका अनुवाद करना है तो हमें दूसरी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर हमें उस दूसरी भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम उस भाषा का अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है तो हमको संस्कृत भाषा का ज्ञान भी होना ही चाहिए। इसके बाद अनुवाद शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं। अब अनुवाद शिक्षण जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो उसके कुछ उद्देश्य हैं। तो कौन से उद्देश्य हैं ये हम देखते हैं। भाषा शिक्षण, भाषा रूपांतरण के उद्देश्य। अब भाषा रूपांतरण के कौन से उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहला है छात्रों को संस्कृत में संस्कृत के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता प्रदान करना। छात्रों को हमको इस प्रकार से योग्य बनाना है, हमको उनको संस्कृत का ज्ञान भी देना है ताकि वह अपना जो भी अनुवाद कर रहे हैं संस्कृत भाषा में कर रहे हैं तो हमको उनको इतनी योग्यता या इतनी दक्ष बनाना है कि बच्चे जो हैं वह संस्कृत में अनुवाद भली भांति कर सकें। अगर वो इंग्लिश में अनुवाद कर रहा है हिंदी से तो हमको उसको इंग्लिश भाषा में दक्षता प्राप्त करने योग्य बनाना है। दूसरा है मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं के साहित्य की विविध शैलियों को समझाना। जब तक बच्चा अपनी जो भी मातृभाषा है जिसका दूसरे में अनुवाद कर रहा है अगर उसकी शैलियों को नहीं समझेगा तो दूसरी भाषा में वो अनुवाद नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले उसको अपनी मातृभाषा की पूरी जानकारी होनी चाहिए, वो अच्छे से दूसरे को समझा सके और अच्छे तरीके से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सके। और इसके लिए उसको अपनी शैलियों का ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद तीसरा है दूसरों के विचारों को उनकी भाषा एवं शैली के अनुसार संस्कृत में व्यक्त करना। अगर दूसरी भाषा से वह अनुवाद कर रहा है तो अगर संस्कृत भाषा में अनुवाद कर रहा है तो संस्कृत की शैलियों को हम अच्छी तरीके से समझाएंगे बच्चे को और उसको बताएंगे कि जो भी उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम बच्चे को अच्छे तरीके से बताएंगे तो उस और जो भी उनका जो विचार है उसको व्यक्त कर सके बच्चा। इस तरीके से हम बच्चे को अच्छे तरीके से परिपक्व करेंगे। इसके बाद है मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं के साहित्य की विविध शैलियों को समझाना। दूसरों के विचारों को उनकी भाषा एवं शैली के अनुसार संस्कृत में समझाना। छात्रों को विभिन्न भाषाओं के साहित्य का तुलनात्मक ज्ञान प्रदान करना। इसके बाद है अनुवाद। ठीक है, अब नेक्स्ट है भाषा अनुवाद के अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से रूप हैं देखते हैं। अनुवाद के रूप, अनुवाद के मुख्य रूप से अनुवाद के 3 रूप होते हैं। ठीक है, अनुवाद के मुख्य रूप से 3 रूप प्रचलित हैं। कौन कौन से रूप हैं ये। पहला है अक्षरशः अनुवाद। पहला होता है अक्षरशः अनुवाद। इसके बाद दूसरा होता है तथ्यानुवाद। और तीसरा होता है छायानुवाद। अब इसमें
हम देखते हैं अक्षरशः अनुवाद क्या है। सबसे पहले अक्षरशः अनुवाद क्या होता है? तो अक्षरशः अनुवाद वह होता है जिसमें, जैसे कि नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अक्षरशः मतलब अक्षर बिल्कुल एक जैसे होना चाहिए, उसमें कुछ अलग नहीं होना चाहिए। तो अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखना है हमें कि जब तक हम पूरी सावधानी नहीं बरतेंगे तो वह हमारा जो जिस भी भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं वह अनर्थपूर्ण या हास्यप्रद हो जाएगा। तो हमें अक्षरशः अनुवाद में अनुवाद करते वक्त पूरी सावधानी बरतनी है। तो इसमें जब हम अनुवाद करते हैं तो विशेष रूप से अगर हम संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संस्कृत के पूरे वाक्य का भाव क्या है, क्योंकि संस्कृत बहुत ही समृद्ध भाषा है और अगर हम अपने संप्रेक्ष्य में कहीं बात को सही तरीके से नहीं रख पाते या सही तरीके से अनुवाद नहीं कर पाते हैं तो वह प्रामाणिक नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हमें अक्षरशः अनुवाद में किसी भी भाषा का अनुवाद करते समय ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी अनुवाद कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, उसमें एक एक अक्षर सही हो, उसमें कुछ भी गलती ना हो, क्योंकि एक एक अक्षर से उसमें हमारा जो अनुवाद है वो गलत हो सकता है और हमारा अनुवाद हास्यास्पद हो सकता है। ठीक है। दूसरा है तथ्यानुवाद। अब तथ्यानुवाद क्या होता है? तथ्यानुवाद में हमें बिल्कुल अक्षर टू अक्षर सही नहीं करना है। इसमें तथ्य जो भी भाव है हमारे, जो भी हम बता रहे हैं वो सही होना चाहिए। ठीक है। तो इस अनुवाद में, तथ्यानुवाद में शब्दों के बदले शब्द ना रखकर तथ्यों और भावों को प्रधानता दी जाती है, भावों को समझा जाता है। पहले हम जो भी अनुवाद कर रहे हैं उसको हमको पूरे भाव को अच्छे से समझ लेना है कि हम जो अनुवाद कर रहे हैं उसका भाव क्या है या उसका अर्थ क्या है, और इसके बाद हमें अपने शब्दों में उसका अनुवाद करना है। और भावों को अनुवाद में मूल भाषा की शैली की रक्षा करते हुए व्यक्त किया जाता है। यह तथ्यानुवाद को सर्वोत्तम समझा जाता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा है छायानुवाद। अब ये छायानुवाद क्या है? इस शैली में पहले मूल भाषा के अर्थ को समझ लिया जाता है कि जिस भाषा में भी हम अनुवाद कर रहे हैं तो हम जो भी टॉपिक है हमारा, जैसे कि कोई भी कहानी है या कविता है या लेख है, हमको उसको हिंदी से इंग्लिश में या हिंदी से संस्कृत में या संस्कृत से हिंदी में हम अनुवाद कर रहे हैं तो हमको पहले उसके पूरे मूल भाव को समझ लेना है। ठीक है। मूल अर्थ को समझ लेना है और समझकर समझाकर हमको क्या करना है, वैसा सारांश जैसा उसको पूरा अनुवाद कर देना है। जैसे कि अक्षर में हमको वर्ड टू वर्ड मतलब अक्षर टू अक्षर अनुवाद करना है, तथ्य में हमको भावों को समझकर अनुवाद करना है, और छाया अनुवाद में हमको उसके अर्थ को ग्रहण करके, भाव को ग्रहण करके, समझ के, उसके विचारों को ग्रहण करके, समझ के, समझाकर क्या करना है, उसको सारांश जैसा दूसरी भाषा में अनुवाद करना है। ठीक है। अब इसके बाद है अनुवाद शिक्षण की विधियां। अनुवाद शिक्षण की मुख्य रूप से 3 विधि होती है। 3 विधि। पहला होती है पुस्तक विधि। ठीक है। दूसरा होती है दुभाषा विधि। और तीसरी होती है तुलना। अब हम देखते हैं सबसे पहले पुस्तक विधि। अब ये पुस्तक विधि क्या होती है? तो पुस्तक विधि, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि इस विधि में अनुवाद शिक्षण के लिए पुस्तकें तैयार की जाती हैं। इनमें व्याकरण क्रम से मातृभाषा को संस्कृत में अनुवादित किया जाता है।
पहले सरल तथा उसके बाद मिश्रित वाक्य इस कार्य हेतु प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो पुस्तक विधि में अनुवाद करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले उस भाषा की पुस्तकें तैयार की जाती हैं जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं, और इसमें पहले हम सरल वाक्य लेते हैं, सरल वाक्यों का अनुवाद करते हैं, उसके बाद फिर मिश्रित वाक्य लेते हैं और मिश्रित वाक्य को व्याकरण का प्रयोग करके मातृभाषा में हम क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। ठीक है, दूसरा है दुभाषीय विधि। अब दुभाषीय विधि क्या है, दुभाषीय मतलब कि दो भाषाओं का अनुवाद। ठीक है, इसमें हमको दुभाषीय मतलब दो भाषा। तो दुभाषीय विधि में क्या होता है, इस विधि में अनुवाद शिक्षण के लिए क्या करते हैं, सभा सम्मेलनों के अभिभाषणों को सुनकर एक एक वाक्य का सुनते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दुभाषी द्वारा भाषणकर्ता के प्रत्येक वाक्य का अनुवाद उस भाषा में चलता है जिस भाषा में उसके श्रोता भली भांति प्रकार से समझ सकें। इस विधि को कक्षा में भी अपनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी भी सम्मेलन में कोई भी व्यक्ति भाषण दे रहा है तो हो सकता है कि जैसे वो अंग्रेजी भाषा में भाषण दे रहा है, हो सकता है वहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती, वो हिंदी भाषी लोग हैं, तो जो अनुवाद करेगा वो अंग्रेजी में भाषण दे रहा है वो ठीक है, लेकिन कोई एक अनुवाद करता रहेगा उसके साथ, वो क्या करेगा, उस अंग्रेजी भाषा को हिंदी में अनुवाद करके बोलता जाएगा ताकि जो बैठे हैं, जो श्रोतागण हैं, उस भाषा को अच्छे से समझ सके कि भाषण देने वाला क्या बोल रहा है, तो उसका अच्छे से वो अनुवाद करके बताता है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा तुलना विधि। अब तुलना विधि क्या है, तुलना विधि, तुलना मतलब कि दो चीजों की तुलना करना, ये तो आप लोग भी जानते हैं, तुलना मतलब दो चीजों की हम जब तुलना करते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में पहले छात्रों के समक्ष आदर्श अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है, फिर उन्हें मातृभाषा में कोई अनुच्छेद देकर उसे अनुवाद करने के लिए कहा जाता है। इस अनुच्छेद का अनुवाद भी आदर्श अनुच्छेद की शैली में ही होना चाहिए। इस विधि के द्वारा छात्र आदर्श अनुवाद का विश्लेषण करके उसकी मातृभाषा से तुलना करके अनुवाद कार्य सीखते हैं। ठीक है, जो भी अनुवाद करते हैं उसकी मातृभाषा से तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद वो अनुवाद कार्य सीखते हैं कि किस तरीके से हमको अनुवाद करना है। ठीक है, इसके बाद है संस्कृत में अगर हम अनुवाद कर रहे हैं, हिंदी भाषा का संस्कृत भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, तो अनुवाद करते समय हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो हमें देखते हैं अनुवाद करते समय सावधानी। अनुवाद करते समय अब अनुवाद करते समय हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अनुवाद कर रहे हैं, किसी भी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, तो अनुवाद करते समय अनुवाद कार्य छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप ही होना चाहिए। ठीक है, अनुवाद कार्य जो है छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप ही होना चाहिए। अनुरूप होना चाहिए मतलब कि अगर हमको बहुत सरल शब्दों में अनुवाद करना है, अगर हम बहुत कठिन शब्दों का चुनाव करते हैं अनुवाद के लिए तो छात्र उसको समझ ही ना पाए, तो ऐसे अनुवाद कार्य का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अनुवाद करते समय हमें बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करना है और छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार ही अनुवाद करना है।
दूसरा है पर्याप्त अभ्यास किया जाना चाहिए। पर्याप्त अभ्यास किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर अभ्यास जो भी हम अनुवाद कर रहे हैं, जिस भाषा में भी अनुवाद कर रहे हैं, तो अनुवाद करने से पहले हमें एक अभ्यास कर लेना चाहिए ताकि अनुवाद करते समय उस अनुवाद में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, क्योंकि जब हम उस कार्य को अभ्यास करके करते हैं तो हमारा कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है मूल भाषा में भावों की रक्षा होनी चाहिए। मूल भाषा में मूल भावों में भावों की रक्षा होनी चाहिए। मूल भावों में मूल भाषा में भावों की रक्षा होनी चाहिए। भाषा में भावों की रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो भी हमारी मूल भाषा है उसके भावों की रक्षा होनी चाहिए। अगर हम अपनी मूल भाषा मतलब मातृभाषा में अनुवाद कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी हम उस भाषा का अपमानजनक शब्द प्रयोग ना करें या ऐसे शब्द प्रयोग ना करें जिसमें हमारी भाषा का अपमान हो रहा है, तो हमें अनुवाद करते समय उसके भावों की रक्षा करनी है। इसके बाद है चौथा पॉइंट, सरलता और सुबोधता का ध्यान रखना चाहिए। सरलता और सुबोधता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर हम अनुवाद कर रहे हैं तो अनुवाद करते समय हमें सरल शब्दों का प्रयोग करना है, सरलता और सुबोधता का ध्यान रखना है। हम जिस भी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं हमको अनुवाद करते समय यह ध्यान रखना है कि ये बहुत कठिन शब्द ना हो और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ना हो, आसानी से उसका अनुवाद सब समझ सके, जो भी उसको पढ़ रहे हैं वो आसानी से उस भाषा का अनुवाद समझ सकें। इसके बाद है संस्कृत व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर हम संस्कृत में कर रहे हैं तो हमें उस भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम अच्छे तरीके से अनुवाद नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद अंतिम पॉइंट है हमारा हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करते समय अनुवाद के अभ्यास को परिपक्व करना चाहिए। जो भी अनुवाद हम कर रहे हैं उसको हमको बार बार अभ्यास करना चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकें। तो इस प्रकार से जब भी हम भाषा रूपांतरण कर रहे हैं या भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं तो अनुवाद करते समय हमें यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस भाषा का पूरा ज्ञान हो और अच्छे से हम अनुवाद कर सकें। हमारे शब्द बहुत कठिन ना हो, बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करें ताकि अनुवाद करते समय कोई गलती ना हो, और जो भी हमारे रूप है इसके वो हमें ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए ही हमें दूसरी भाषा में अनुवाद करना है। थैंक यू।